मॉर्निंग क्लास माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग पर्सनालिटी जो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है यस्टरडे। ऑलरेडी वीडियो में हम लोग ने वीडियो लेक्चर के थ्रू इस बारे में डिस्कशन भी काफ़ी किया। जो पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी क्या होता है ना, यानी कि पर्सनालिटी को हिंदी में रूपांतरण कर जिसको व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व किसको कहते हैं, कहाँ से इसका उद्भव हुआ है ना, और उसके बाद आपको पर्सनालिटी का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, या पर्सनालिटी को पहचानने के क्या तरीका था, क्या मेजरमेंट होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में कल डिस्कशन किया था। उसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषाओं के थ्रू, यानी साइकोलॉजिस्ट जो हैं अपने परिभाषाओं के थ्रू अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज़ को रखने की जिस तरह कोशिश किए हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उसके अलावा भी मीनिंग यानी कि इसका अर्थ के बारे में, कंसेप्ट यानी कि इसका अवधारणाओं के बारे में डिस्कशन किया गया। उसके साथ साथ आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी का यानी कि व्यक्तित्व के जो न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है आपका व्यक्ति की प्रकृति एवं विशेषताएं, है ना। व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। जब तक किसी के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, तब तक उस पर्सन के बारे में कह सकते हैं होल सोल, कोई भी उसके अपने बारे में, उनके बारे में अपने तरफ से कोई ओपिनियन देना कहीं ना कहीं ऑथेंटिक यानी कि वो 100% प्रूव नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम लोग को व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी की प्रकृति एवं उसके विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसको पॉइंट वाइज डिस्कशन करने से आई थिंक बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा हमें समझने में। तो फर्स्ट क्या है, आदि हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में। तो वो है आत्मचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सवाल है सेल्फ मतलब स्वयं का, और कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना जिसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग चेतना के बारे में, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में जानने से पहले, डिस्कशन करने से पहले एक बात को जान लें। जैसे हम लोगों ने मनोविज्ञान जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्कशन करना, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में जब, या शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जब डिस्कशन स्टार्ट किए थे, तो उस समय हम लोग मनोविज्ञान जो है और शिक्षा, ये दोनों को पहले बारी बारी से हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था पार्ट में। उसके बाद फिर दोनों को क्यों ऐड किया गया, दोनों को एक साथ होने का क्या वजह है, यानी कि साइकोलॉजी को एजुकेशन में इंक्लूड करने का क्या वजह रहा, या एजुकेशन को साइकोलॉजी के साथ ऐड ऑन करने का क्या मतलब रहा, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो उस समय जब हम लोग साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान का जब हम लोगों ने डिस्कशन करने के दौरान जो उसके डेफिनेशन यानी कि परिभाषाओं के बारे में बात किए थे, उस समय हम लोगों ने क्या कहा था, जो अभी एट प्रेजेंट टाइम जो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के जो डेफिनेशन, इट इज़ द बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ये मनोविज्ञान जो है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है। ये डेफिनेशन अभी वर्तमान जो प्रचलित है। लेकिन इसके पहले 3 जो इसके परिभाषाएं थे उसको रिजेक्ट करने के बाद, बारी बारी से रिजेक्शन होने के बाद ही ये परिभाषा जो वर्तमान में भी चल रहा है वो अभी फिलहाल क्या है, परिभाषित किया जाता है। लेकिन क्या पहला जो था क्या था, ये इट इज़ अ सोल ऑफ साइंस यानी कि आत्मा का विज्ञान है, इसको रिजेक्ट किया गया, उसके वजह भी बताया गया था। उसके बाद कहा गया था ये मन का विज्ञान है, क्योंकि ये इट इज़ अ माइंड ऑफ साइंस यानी कि मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान। उसके बाद कहा गया ये चेतना का विज्ञान है यानी कि इट इज़ अ कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस। उसके बाद रिजेक्ट करके कहा गया इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि ये व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है। उसमें से एक जो आपका जो डिस्कशन है, चलिए पहले आपको थोड़ा सा और रिकॉल कर दें। जो आत्मा का विज्ञान जो कहा गया था, सोल ऑफ साइंस जो कहा गया था, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि साइंस जिस वर्ड के साथ जुड़ा रहता है वो हमेशा ऑथेंटिक होता है यानी कि 100% प्रूव रहता है। तो जब साइंस आत्मा के साथ जुड़ा गया है, इस मतलब ये आत्मा का विज्ञान है, तो आत्मा जो शब्द है इसको साइंस प्रूव नहीं करा पाए, मतलब साइंस के थ्रू ये प्रूव नहीं हुआ, यानी कि साइंस जब इसका प्रूव करना चाहते इसका कोई वजूद ही नहीं मिला। क्योंकि आत्मा को ना हम लोग छू सकते हैं, ना जान सकते, ना समझ सकते, ना इसको प्रमाणित कर सकते हैं इसका आकार क्या है, ये देखने में कैसा है, इसका क्या फीलिंग होती है, जब इसका क्या इमोशन है, ये कोई भी इसके क्वालिटी को, एडजेक्टिव को जब हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाए तो साइंस के तहत इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि कहा गया ये मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान को मनोविज्ञान कहना बिल्कुल ही क्या है, 100% नहीं, 1% भी इसमें कोई भी प्रूफ बातें नहीं है। तो इसको रिजेक्ट करके जो इसके बिहाफ में रखा गया था, इसके जगह पर जो प्रेजेंट किया गया था उसमें कहा गया था इट इज़ अ माइंड ऑफ साइंस, यानी कि ये मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्या कहकर,
कहा गया मन की जो दशाएं होते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, यानी कि मन जो है कभी भी मतलब ये विचलित है, ये कभी कोई चीज़ को सुनता है तो उसको सही तरीके से बयानात नहीं कर पाता है। दैट मीन्स इज यदि मन कोई चीज़ को, यदि सपोज दैट आपका मन कुछ कह रहा है, किसी का मन कुछ कह रहा है, तो मन के एक स्थिर कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्थिरता नहीं है। जब कोई चीज़ स्थिर नहीं है तो उसको 100% प्रमाणित कैसे किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया क्यों ऐसा, इसमें क्वेश्चन हुआ आखिर क्यों ऐसा है। जब मन स्थिर नहीं है, मन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मन को मनोविज्ञान के परिभाषा को थ्रू इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों। तो इसमें कहा गया मन के जो दशाएं होते हैं, यानी कि इसका जो भाव होता है, यानी कि चेतन मन होता है, मन के जो दशाएं होते हैं चेतन, अवचेतन, अचेतन, है ना, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, यानी कि जो भी कुछ, यदि सपोज दैट अभी हम आपको लेक्चर जो दे रहे हैं जिस टॉपिक पर, जो आप जितने बातों को सुन रहे हैं, क्या सब हर एक वर्ड को हूबहू मुझे बता सकते हैं कुछ देर के बाद? नहीं बता सकते। इसमें से कुछ भी सुना हुआ चीज़ आप बता सकते हैं, कुछ चीज़ों का आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हमारे मेमोरी में ट्रेस, हर एक सुना हुआ शब्द हमारे मेमोरी ट्रेस में ट्रेस नहीं करता, मेमोरी में जाकर ट्रेस नहीं करता, यानी कि स्मृति में चिन्हित नहीं करता है। जो शब्द हमारे स्मृति में, जो घटनाएं हमारे स्मृति में मेमोरी में जाकर ट्रेस नहीं करता है, चिन्हित नहीं करता है, वो घटनाएं हमें याद नहीं रहती है, उस घटना के बारे में हम लोग बता नहीं सकते और सबसे बड़ा तो हूबहू नहीं बता सकते हैं। तो सवाल है, जो चीज़ हम लोग सुनते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर कहाँ ठहरता है, कहाँ पर होल्ड होता है? सबकॉन्शियस में, यानी कि अवचेतन में, मन की दशा में। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको रिकॉल नहीं किया जाता, उसको पहचान, उसको जब कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो वो शब्द जाकर कहाँ, अनकॉन्शियस, यानी कि अचेतन मन में जाकर वो विराजमान हो जाता है, यानी कि वहाँ पर होल्डिंग हो जाता है। जब उसको ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल करते हैं, तो जिस तरीक़े से आपने सुना होगा, सही से यदि सुना होगा तो सही से आप धारण कर पाएंगे, सही से धारण कर पाएंगे तो सही से जब उसको रिकॉल करेंगे, यानी कि पुनः जागृत करेंगे उन शब्दों को, उन घटनाओं को, उन सीखे हुए चीज़ों को, तो उसको पुनः जब आप पहचान तभी पाएंगे जब उसको सही से सीखे होंगे, सही से धारण किए होंगे, और सही से रिकॉल जब करेंगे तो सही से उसको पहचान भी पाएंगे। ठीक है, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आप पहचान ले, तो जब हर चीज़ को आप पहचान नहीं सकते, कुछ चीज़ को भूलेंगे, कुछ चीज़ को याद रखेंगे, तो फिर मन की दशाएं स्थिर नहीं हुई। तो इसका मतलब जो चीज़ स्थिर नहीं है उस विज्ञान सम्मत नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए इसको मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहना ऑथेंटिक नहीं हुआ। उसके बाद इसके जगह पर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसके जगह पर, इसके प्लेस में क्या उन्होंने, क्या मनोविज्ञान की परिभाषा को उन्होंने रखा, मनोविज्ञान का परिभाषा को उन्होंने रखा, ये कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस है, इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस, यानी कि साइकोलॉजी डेफिनेशन इज द कॉन्शियसनेस ऑफ साइंस। बट सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दे हैव रिजेक्टेड दिस डेफिनेशन, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मन का ही तो दशा है, चेतन जो है वो मन का ही दशा है, तो मन जब स्थिर नहीं है तो चेतन फिर कैसे स्थिर रहा। वो कुछ टाइम के बाद अब चेतन में जाएगा, उसको सीखा हुआ चीज़ फिर अचेतन में जाएगा, फिर सीखे हुए चीज़ को जब वापस लाएंगे तो उसमें पूरी तरीक़ा से वो चीज़ें वापस नहीं आएंगे। तो फिर ये क्या हुआ, फिर ये चेतन को हम लोग कैसे, इसको हम लोग मनोविज्ञान के परिभाषाओं के अंतर्गत रह सकते हैं इसको। तो फिर इसको काफ़ी रिसर्च के बाद जो परिभाषा को रखा गया, वो परिभाषा क्या है, इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी कि साइकोलॉजी के जो डेफिनेशन या मनोविज्ञान का जो डेफिनेशन या परिभाषा रखा गया, वो कहा गया व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान क्यों रखा गया, क्योंकि जब तक आप व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक आप एक्ट रोल प्ले नहीं करेंगे, कोई चीज़ को समझाएंगे नहीं, कोई चीज़ को करेंगे नहीं, करने के थ्रू, बोलने के थ्रू, समझाने के थ्रू, जब तक आप कोई चीज़ को नहीं करेंगे तब तक आपके बारे में जानना और समझना 100% संभव नहीं हो पाएगा। सपोज दैट कोई पर्सन यदि चुप से बैठा हुआ है ऐसे करके, तो किसी ने कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यदि घंटों नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, सालों भर नहीं बोला, तो लोग उसको क्या मानेंगे, कहेंगे ये गूंगा है, इसको बोलना नहीं आता है, इसके अंदर स्वर नहीं है। तो मतलब क्या है, आपका जो बिहेवियर क्या शो हुआ सबके सामने, आपका कौन सा बिहेवियर, कौन सा बर्ताव शो हुआ, चुप रहना, बिल्कुल मुंह बंद। आपको कोई भी कुछ पूछ रहा है, कुछ भी कुछ कह रहा है, आप उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मीन्स लोग कहीं ना कहीं मानेंगे कि आपके अंदर स्वर नहीं है, आपके अंदर आवाज़, जो कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, जो कम्युनिकेट करते हैं जिस स्वर के थ्रू, जो व्यंजन के थ्रू, वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है, इसलिए आपको क्या डम, यानी कि गूंगे में आप गिनित हो जाए, आपको गिनती होगा।
तो इसका मतलब क्या, बोलना, रिएक्ट करना, एक्ट करना, समझाना, एक्टिंग करना, रोल प्ले करना बहुत ही ज़रूरी है आपके पर्सनालिटी को क्या करने के लिए, पर्सनालिटी को शो होने के लिए, आपके व्यक्तित्व को शो होने के लिए, जो आप किस व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। क्या आप जॉली नेचर के हैं, क्या आप साइलेंट नेचर के हैं, क्या आप बहुत एग्रेसिव हैं, आप किस नेचर के किस तहत आप आते हैं। आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए या पहचान करवाने के लिए आपको एक्टिंग करना, एक्ट करना, एक्शन और रिएक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात हमने व्यक्तित्व के तहत क्यों कहा, क्योंकि चेतन जो है वो चेतन मन का ही दशा। तो इसमें हम लोग पहले इसको क्लियर कर लें, जिसके बिहेवियर क्यों कहा गया। तो बिहेवियर के थ्रू, और जब किसी के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट यदि हम लोग देना चाहेंगे 100% उसके व्यवहार के बारे में, उसके बारे में देना चाहेंगे, तो उसके व्यवहार को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो डे बाय डे हो, वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, जैसा उसका रिपोर्ट चाहिए उस हिसाब से उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसका निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एकमात्र व्यवहार के थ्रू ही वो किया जा सकता है। आपका एक्सप्रेशन, आपका आपके जो फेस एक्सप्रेशन होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज होता है, वो भी एक बिहेवियर के तहत ही आता है। यानी कि बिहेवियर के तहत ही किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। और इसमें मानव संबंध क्यों कहा गया है, इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ साइंस तो कहा गया है। साइंटिफिक क्यों कहा गया, क्योंकि आपके व्यवहार को 100% यदि कोई प्रमाणित किया तो उसे किसी भी परिस्थिति में कभी भी उसको 100% प्रमाणित किया जा सकता है साइंटिफिक वे से, है ना। ये पर्सन यदि गूंगा है तो क्यों है, ये पर्सन यदि बोलता है तो क्यों बोलता है, ये जॉली नेचर है तो क्यों है, ये बहुत एडजस्टेबल है तो क्यों है, यदि एडजस्टेबल नहीं है तो क्यों है, क्यों, WH यानी कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इसके बारे में प्रमाणित यदि पूरी तरीके से साइंटिफिक वे से किया जाता है तो वो लॉजिकल होता है, वो तर्कसम्मत होता है, वो ऑथेंटिक होता है। तो व्यवहार के थ्रू ही किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना संभव हो सकता है 100%। यदि उसका केस स्टडी किया जाए, उसका गाथा विवरण की देखा जाए तो ये प्रमाणित हो सकता है। इसलिए इसको कहा गया इट इज़ ए बिहेवियर ऑफ साइंस। इसमें ये भी कहा गया है इट इज़ ए ह्यूमन रिलेशनशिप ऑल्सो। अब कहा गया मानव को सबसे उच्च कोटि का माना गया है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं दे ऑलवेज, उन लोगों के लिए ये संभव है जो वो अपना क्रिया कर सकते हैं, वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, वो लॉजिकल वे से, राइट, यानी कि तर्कसम्मत तरीका से। तो वो क्या करते हैं, व्यक्तित्व, जब एक व्यक्ति किसी के बारे में, चाहे वो जड़ वस्तु के बारे में जानना चाहे, वो चाहे जीव के बारे में जानना चाहे, जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, किसी के बारे में वो जानकर उसके बारे में जो ऑथेंटिक रिपोर्ट जब देना चाहेंगे तो उसके साथ संबंध जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि वो संबंध डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, लेकिन जोड़ना जरूरी है। सपोज दैट आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, बट जब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, जब एज अ टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो यदि नहीं जुड़ेगा तब तक एक टीचर एक बच्चे के बारे में ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं दे सकती है, या दे सकता है कि ये बच्चा बहुत ही स्टूडियस है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। कैसे पता रहेगा, जब उसके जो ओरल व्यूज़ के बारे में, जो ओरली जब उनके बच्चे से जब कोई भी चीज़ को जब गिव एंड टेक, यानी कि जब उससे पूछेंगे कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई चैप्टर के बारे में पढ़ाने के बाद, या उसका एग्ज़ाम लेंगे, या डे बाय डे रेगुलरली उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एक्टिविटी के बारे में, तभी तो किसी बच्चे के एक्सेलेंसी या किसी बच्चे का आप बिल्कुल डाउन के बारे में हम बता सकते हैं। यानी कि संबंध जोड़ेंगे तभी तो किसी के बारे में बता पाएंगे। सपोज दैट हमने आपको जिस अभी डिवाइस के थ्रू, जिस जैसे सैमसंग मोबाइल है, आपको जो जियो का नेट है, इसके थ्रू हम आपको क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको क्लास ले रहे हैं। तो सैमसंग कंपनी का मोबाइल हमने परचेस क्यों किया, बिकॉज इसके बारे में कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपोर्ट लिए होंगे, ऑथेंटिक रिपोर्ट लिए होंगे, ये जो मोबाइल है बहुत अच्छा सर्विस देगा, बहुत अच्छा है, जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। तो जियो के साथ रिलेशन डायरेक्टली या तो हमने बनाया होगा या किसी ने बनाया होगा, उसके थ्रू हमने इनडायरेक्टली रिपोर्ट लिया होगा डायरेक्टली, तभी हम इस डिवाइस पर या इस नेटवर्क पर हमने क्या किया, फेथ किया, और आज हमने इस मोबाइल को परचेस करके जियो नेटवर्क के थ्रू हम आपको ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं। यानी कि ये संबंध यदि नहीं जोड़ते डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तब तक मुझे इस ना मोबाइल के बारे में पता चलता, इसके फीचर के बारे में पता नहीं चलता, और कहीं ना कहीं आपको इस जियो नेटवर्क के बारे में भी पता नहीं चलता जो कितना बेहतर से ही सर्विस देता है। इसका मतलब किसी के बारे में जानने के बाद उसको रिपोर्ट यदि हम देते हैं या ओवरव्यू देते हैं या व्यू देते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। That is why at present time the psychology, the definition is going on what it is a behavior of science and human relationship, यानी कि व्यवहार का विज्ञान है और मानव संबंधों का विज्ञान है।
मेरे ख्याल से तो चेतन, आत्म चेतन के बारे में कहते हुए हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया, जो कि आपके लिए भी बहुत ही जानकारी जरूरी थी, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए ये सब भी जानना जरूरी है, जो कि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने रिपीट कर दिया। तो आत्म चेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब किसी के व्यक्तित्व का निखार कब होता है, जब वो आत्म चेतना उसके अंदर होता है। जो पर्सन क्या होते हैं, जो आपको कह सकते हैं जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल दो कैटेगरी के पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल व्यक्तित्व के होते हैं, है ना, जो स्वाभाविक व्यक्तित्व के पर्सन होते हैं, उनके अंदर आत्मचेतना होता है। जब मैंने जो कुछ कहा या किया या कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो कितना हद तक सही था, सही है या सही होगा समाज के लिए, परिवार के लिए एवं खुद के लिए। या यदि हम कोई चीज़ सीखे नहीं है तो उसको सीखने के लिए मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, किससे सीखेंगे, खोज करना, ये सब कुछ तभी संभव है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि आपके बारे में आप खुद जानोगे। हु एम आई, ये हमेशा होता है ना, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या क्या वर्क करना है, मैंने क्या वर्क अभी तक कर चुके हैं या क्या करना है या क्या कर रहे हैं। ये जब तक आत्मचेतना आपके अंदर नहीं होगा, तब तक सेल्फ कॉन्शियसनेस जब तक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आपके व्यक्तित्व का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। अब आपको एक बात और कह दे, व्यक्तित्व का विकास किसी भी एज में हो सकता है। ये ना सोचिएगा जो आप जन्म लेने के बाद से आपका स्टार्ट हो, बिल्कुल होता है। जन्म लेने के बाद से जब कॉन्शियसनेस आता है, आत्मचेतना या चेतना जब हमारे अंदर आने लगता है, हम लोग खुद समझने लगते हैं या हमें जो समझाता है हम समझने की कोशिश करते हैं, तब से लेकर मृत्यु से पहले तक, यानी कि आफ्टर बर्थ एंड बिफोर डेथ, यानी कि जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक आपका व्यक्तित्व का निर्माण होते रहता है। क्योंकि हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो फॉर्मली सीखे चाहे वो इनफॉर्मली सीखे। इसका मतलब आत्मचेतना बहुत ही जरूरी है व्यक्तित्व का विकास के लिए। राइट क्लास, दैट नेक्स्ट वन इज अ निरंतर निर्माण की क्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस क्रिएशन। जब एक व्यक्ति स्वाभाविक होता है यानी कि नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की ललक होती है उसके अंदर। होता है ये आपके नेबर क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या सीखा, या आपके क्लासमेट क्या कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप यदि वर्किंग है तो आपके वर्किंग पर्सन क्या कर रहे हैं, या आजकल नया नया क्या चीज़ें आया। मतलब हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है और सिखाना भी पड़ता है, बिकॉज इट इज़ अ गिव एंड टेक फॉर्मूला। दैट मीन्स एट प्रेजेंट आई एम टेकिंग अ क्लास, आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, बट हमने इस टॉपिक समझाने के दौरान कुछ ना कुछ सीख भी तो रहे हैं। यानी कि क्या सीख रहे हैं हम, अपना कौशल का विकास कर रहे हैं, यानी कि अपना अंदर जो सीखे हुए चीज़ हमने अपने गुरु से सीखा है, निरंतर प्रयास किए हैं, उसको प्रैक्टिस किए, फिर आपके सामने आज बैठकर हम आपको इस टॉपिक पर डिस्कशन कर पा रहे हैं या नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश क्यों संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं निरंतर इसमें क्रिएशन किया, यानी सीखा है, और सीखने की और भी कोशिश करा और करते रहेंगे। जब तक करते रहेंगे तब तक मेरा विकास होते रहेगा। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, चाहे वो फॉर्मली, चाहे वो औपचारिक तरीका से हो, चाहे वो अनौपचारिक तरीका से हो, तब मेरा विकास यानी कि मेरा शरीर का तो विकास या ग्रोथ हो सकता है, लेकिन मेरा मेंटल डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। क्योंकि हमने जहाँ तक सीखा था वहीं तक स्टॉप हो जाएगा, या जो सीखे हैं उसको तो प्रैक्टिस में नहीं लगेगा तो वो कहीं ना कहीं हम भूल जाएंगे। इसे निरंतर निर्माण की क्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, कंटिन्यूस क्रिएशन, इट इज़ अ वन काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी या नेचर ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हैं। इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू द गैरिसन, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट है या कुछ अदर्स ने भी क्या है, पर्सनालिटी इज अ कंटिन्यूसली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, यानी कि यदि हम उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे तो व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। व्यक्तित्व का मतलब ही होता है आप निरंतर क्रिया करते रहना। राइट, नंबर 3 इज शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मनुष्य क्या होता है, या आप जब नॉर्मली रहना चाहेंगे, अपने आप को सबके साथ एडजस्ट करना चाहेंगे, सबके साथ मिलना जुलना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास होना बहुत ही जरूरी है। एज के हिसाब से भी होना जरूरी है और आपके समय के हिसाब से भी होना जरूरी है। जब तक आपका शारीरिक ग्रोथ, यदि सपोज दैट आपका एज है 10 साल, है ना, या आपका एज है आपको 20 साल, तो 20 साल यानी 20 ईयर्स के हिसाब से आपका फिजिकल ग्रोथ भी होना चाहिए और उसके हिसाब से मेंटल ग्रोथ भी आपके एज के हिसाब से होना चाहिए। यदि मेंटल ग्रोथ आपका डाउन रह गया, फिजिकल ग्रोथ हो गया, तो कहीं ना कहीं आप एबनॉर्मल में गिनती आने लगेंगे। आपको आपके एज के लोग आपसे मिलना जुलना नहीं चाहेंगे, साथ में बैठाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे आपका दिमाग का विकास हुआ नहीं, तुम तो समझ ही नहीं पाओगे हम लोग जो कहेंगे, या तुम तो ये चीज़ आपको समझाना बेकार है। इस तरह के वर्डिंग कहीं ना कहीं निकल के आता है। तो इसलिए फिजिकल और मेंटल दोनों ही ग्रोथ होना एज के हिसाब से, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। राइट,
दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। जब आप तभी सीख पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर खुद की इच्छा शक्ति होगा। यानी कि इच्छा शक्ति जो है बहुत बड़ा एक हथियार है आपके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए। जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे, तब तक आपको कितना भी कोई सिखाने की कोशिश करेगा तब तक वो सीख तो जाएंगे, लेकिन 100% वो सीखना नहीं होगा। राइट क्लास 9, द नेक्स्ट वन इज द निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। यानी कि आपको देखिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर टॉपिक है, देखिए थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाएंगे, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति यानी कि अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टेड गोल। यानी कि जब तक आपके लाइफ में कोई भी गोल नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक आपका विकास थोड़ा कम स्पीड में नहीं रहेगा। यानी कि जब तक, जैसे सपोज दैट आपको संडे का एक उदाहरण दे रहे हैं, संडे इज अ सम ऑफ द पर्सन दे आर सेइंग संडे इज अ हॉलीडे, बट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ संडे इज नॉट अ हॉलीडे, संडे इज अ फुल वर्किंग डे। यानी कि जो रविवार होता है वो पूरा दिन वर्किंग डे होता है। बिकॉज स्टूडेंट के लिए होता है, यदि हम बात करेंगे तो स्टूडेंट जो 6 डेज जो पढ़ते हैं उसको 7 डेज यानी कि संडे के दिन में यदि रिवाइज कर लेते हैं तो मंडे से वो चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा भूलने का काम कोशिश करता है, जो भूल जाए क्योंकि उस पर इतना लोड होता है, डेली कुछ ना कुछ वो सीख रहा है, तो उसका भूलने के प्रोसेस चलते रहता है। तो इसलिए रिवाइज होना, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 6 डेज यदि सैटरडे तक यदि हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसको संडे को यदि हम लोग टाइम टेबल बनाकर यदि हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट सुबह मैथ पढ़ लिए 1 घंटा, उसके बाद ब्रेक करके साइंस पढ़ लिए, उसके बाद ब्रेक करके हिस्ट्री पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, वट एवर योर सब्जेक्ट, इफ़ यू विल जस्ट मेक अ वन टाइम टेबल फॉर द रिवीजन, यदि आपको रिवाइज कर लिए तो कहीं ना कहीं आपका वो भूलने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। तो जो लोग इसको प्रैक्टिस रखते हैं या जो लोग वर्किंग है, 6 डेज वर्क किए, 7 डेज यानी कि संडे में आकर एकदम बिल्कुल फुलफिल एकदम लेजीनेस हो गए, तो कहीं ना कहीं उनका जो नेक्स्ट डे का वर्क होता है, जो 6 डेज वो नहीं कर पाए हैं, सपोज साफ सफाई करना, घर के डस्टिंग करना, कपड़ा प्रेस करना, या कुछ भी जो ऐसा होता है जो है ना, या बच्चों के साथ टाइम बिताना, या फैमिली के साथ टाइम बिताना, वो चीज़ यदि आप नहीं करके 11 o'clock तक यदि सोते रह गए, 12 o'clock तक सोते रह गए, अब लेट सारे वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो 6 डेज जो वर्क नहीं कर पाए थे वो 7 डेज भी आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि लेजीनेस डे हो गया आपका, वो लेजी पूरा फुल डे लेजी हो गया, वर्किंग नहीं रहा। तो जो लोग क्या होता है आपके संडे को भी वर्किंग के हिसाब से एक गोल दे के रखते हैं या अचीवमेंट करने के लिए रहते हैं, जो आप खुद से प्लानिंग बना कर रखते हैं, 6 डेज तो जो वर्क किए हैं 7 डेज में आकर हमको ये चीज़ करना है, तो कहीं ना कहीं आपका वो बहुत ही एक एनर्जेटिक डे बन रह जाता है। चाहे वो आप पार्क में घूमने चले जाइए या मॉल में चले जाइए, कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए जो पूरा डे आप बेड पर ही ना बिताइए, है ना। तो हम लोग कहते हैं निर्देशित एक लक्ष्य होना चाहिए, दैट मीन्स अचीवमेंट ऑफ डायरेक्टेड गोल। उसी तरह लाइफ का भी होता है, जब रिटायर्ड हो जाते हैं हम लोग, जब रिटायरमेंट हो जाता है, तब यदि पूरा दिन यदि घर में हम लोग बिताएंगे, यदि कुछ भी नहीं करेंगे, सपोज दैट कुछ भी एनीथिंग, घर के लोग काम में हाथ बटाना, या कह सकते हैं कहीं थोड़ा शॉपिंग पर चल जाना, या कुछ खरीद के लेकर आना, या सोशल वर्क करना, यदि ये सब आप यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप शरीर से तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, हो सकता है अच्छा खाना पीना कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं बीमार होते जाएंगे। अब बीमार होते तो ऐसा हो जाएगा कि आप अपने फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बीमारी का कहीं ना कहीं पनपना कहाँ से स्टार्ट होगा, जब यदि अपने आप को आप बहुत ही ज़्यादा गोल नहीं देकर रखेंगे, कहीं पर भी अचीवमेंट करके नहीं रखेंगे, या कोई आप एक टाइम टेबल नहीं बनाकर रखेंगे अपने लाइफ को लेकर, है ना। तो यदि आप बहुत ही सपोज दैट आपके सारे सुख सुविधाएं आपके घर में हैं, खाना बनाने के लोग हैं, झाड़ू पोछे के या डस्टिंग करने के लिए लोग हैं, आपके घर में फैमिली मेम्बर है जो आपके सब कुछ आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन स्वयं से भी खुद से भी यदि आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, या आप यदि ऑफिस में भी बॉस हैं, या आप मैनेजर पोस्ट पर हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या खुद से भी ऑनर भी हैं यदि किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी ऑफिस का, लेकिन आप खुद से भी यदि कुछ यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऑफिस का या आपके इंस्टीट्यूट का या आपके फैक्ट्री का विकास तो होगा, लेकिन आपका खुद का विकास नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद पता ही नहीं रहेगा कि आपका ऑफिस में या आपके इंस्टीट्यूट में या आपके फैक्ट्री में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है। आप यदि हाउस पर्सन भी हैं और रिटायर्ड पर्सन भी है तो आपके घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा आपको खुद पता नहीं रहेगा। आप घर के किसी कोने में आराम से जाके आप रेस्ट करने जाओगे, आपके घर के किसी और कोने में कुछ और एक गलत कुछ हो रहा है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा विजिलेंट होना ज़रूरी है, आपको हमेशा एक्टिव होना ज़रूरी है, चाहे कि आपका एज कुछ भी हो, कोई भी आपका एज हो। राइट क्लास।
तो आपको ये समझाने की कोशिश, यानी कि आपके एम होना जरूरी है। जब आपके फैमिली यदि ज़्यादा है, मेंबर ज़्यादा है, हर एक फैमिली पर्सन कैसा एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एज हो सकता है, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी आपको उस पर विजिलेंट होना जरूरी है। जब आपके बच्चे क्या वर्क करे, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं करे, किसी फैमिली किसी और पर्सन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, तो उसको आपको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप इसी को वर्क बना लीजिए अपना, राइट। तो इसका मतलब आपने अपने आप को गोल दे दिया अचीवमेंट करने के लिए, दिशा निर्देशित कर दिया अपने लाइफ को, राइट क्लास। उसका क्या है, सामाजिकता यानी कि सोशलिज्म, यानी कि आपको आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो आपको सामाजिकता दिखाना भी जरूरी है। यानी कि आपके बातचीत के, आपका कम्युनिकेशन वे, आपका सोच का तरीका, आपका समझने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, एडजस्टमेंट करने के, समायोजित करने का तरीका बहुत ही बेहतर होना चाहिए, जिससे आपको समाज से बहिष्कृत ना कर दिया जाए। इसलिए इसका भी विकास होना जरूरी है। इसका विकास होगा तभी आपका पर्सनालिटी का विकास होगा। जितने पॉइंट डिस्कशन हो रहा है ये सभी आपके व्यक्तित्व का विकास के लिए ही बात किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन या एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, बिल्कुल। चाहे फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं पर आप किसी प्रोग्राम में गए हो, कहीं पर आप किसी के घर में प्रोग्राम में शामिल होने गए हो, तो आपका एडजस्ट होना बहुत ही जरूरी है। आप वहाँ पर ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, आप एक्सिस ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो, राइट। द लास्ट वन इज द इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। यानी कि हम लोग जो कोई भी काम करते हैं, जिस प्रकार से आप कोई भी काम को आप अकेले नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का, चाहे वो फैमिली में सारे लोग हो, जैसे सपोज दैट बहुत सारे फैमिली में ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो घर के जो बड़े हैं, सिर्फ बड़े बुजुर्ग हैं या जो गार्जियन हैं, वो सिर्फ अपने फैसले को किसी पर थोप देते हैं। घर में बहू है या बेटे हैं या बेटी हैं या जो भी रिलेशंस के लोग उनके साथ रह रहे हैं, उनके बातों को ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना उनके कभी भी कोई राय लेना चाहते हैं, ना उनसे कोई डिस्कशन करते हैं। वो सोचते हैं आदि हम बड़े हैं, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या हम गार्जियन हैं, या हम यदि कोई घर के सारे खर्च चला रहे हैं या घर के लोगों को देखभाल कर रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक आ जाती है, ईगो आ जाते हैं, जो हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हम जो कहेंगे वो सही है। वो कभी ना अपने बच्चों से डिस्कशन करते हैं, ना अपने बहू से डिस्कशन करते हैं, ना अपने घर के जो बड़े हैं, इवन दो जो उनके साथ रहते हैं उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं करते। बस वो सोचते हैं जो हमने कह दिया वो कर दिया, यही आखिरी है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए आपको एज मैटर नहीं होना चाहिए, है ना। एज ना होकर अपने बेटी से भी बात कीजिए, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है, या देखो हम जो कर रहे हैं ये सही जा रहा है, बात करना चाहिए। आपके बहू से बात करना चाहिए, आपके बेटे से बात करना चाहिए, इवन दो आपके घर में जो सर्वेंट है उससे भी कभी कोई डिस्कशन करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके बातचीत के तरीका, आपके उसको सम्मान देने के तरीका, कहीं ना कहीं आप सब बातें उससे डिस्कशन ना कीजिए, सब बातों को राय ना लीजिए, लेकिन कुछ बातों को कह तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, है ना। इस तरीका के कम्युनिकेशन वे होना जरूरी है, जिससे ग्रुप ऑफ पीपल जब काम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। फैमिली का हो, सोसाइटी का हो, क्लासरूम का हो, वर्किंग प्लेस का हो, कहीं पर भी हो, राइट क्लास। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो भी डिस्कशन किया गया पर्सनालिटी को लेकर, पर्सनालिटी में कौन सा चैप्टर अभी डिस्कशन किया हमने, पर्सनालिटी का कौन सा टॉपिक डिस्कशन किया हम लोगों ने, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया कि एक पर्सनालिटी के पर्सन का पर्सनालिटी जब डेवलप करता है उसका डेवलपमेंट के लिए सारे पॉइंट होना, मतलब सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है, तभी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। इससे कोई भी एक पॉइंट यदि लैक हो जाता है, यदि विकास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास नहीं होता। अब आपको सर्वांगीण जब वर्ड हमने डिस्कशन किया तो बता दें, फिर से डिस्कशन कर दें। सर्वांगीण का मतलब है सर्व अंग का विकास, यानी कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। इसको यदि हिंदी में बोले तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ये सारे का विकास जब तक नहीं होगा तब तक आपका सर्वांगीण विकास नहीं होता। यानी कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। अब सवाल है, एक चीज़ आपको क्लियर कर दे, काफ़ी लोगों को जो इंटेलेक्चुअल मतलब आध्यात्मिक हिंदी होता है, आध्यात्मिक मतलब ये नहीं जब आप कोई भगवान को पूजने लगो, किसी चीज़ को आप विश्वास करने लगो, अंधविश्वास करने लगो, नहीं। भगवान इसे बिल्कुल विश्वास कीजिए, भगवान का विश्वास, भगवान इज़ अ पॉजिटिव बॉल, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। भगवान एक स्वरूप है, क्या चीज़ का रूप है, वो सकारात्मक सोच का, सकारात्मक चीज़ों का एक पॉजिटिव बॉल है, उसी को तो भगवान कहते हैं, जहाँ से हर चीज़ का पावर, हमारे अंदर पावर आता है ना। जैसे सपोज दैट जो भी आप भगवान, अल्लाह हो गया, गॉड हो गया,
या राम हो गए, जो भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म के हिसाब से, उसका नाम लेने मात्र से हमारे मन के अंदर लगता है कि हमें सुकून मिल गया, हमें पॉजिटिविटी आ गई। तो पॉजिटिव मतलब कि ये नाम के अंदर है, नाम एक स्वरूप है, एक हम बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है गहरा अध्ययन करना, गहरा सोच रखना, गहरा विचार करना, गहरा सर्च करना, डीपली नॉलेज गेन करना का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ये नहीं कि किसी हम आंख बंद कर लिए और हम विलीन हो गए, नो। आप परिवार में, समाज में रहकर भी अध्ययन कर सकते हैं। परिवार और समाज में रहकर अध्ययन उस चीज़ की कीजिए जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आपके लिए नीड है, उसका अध्ययन कीजिए। वो संबंधों का अध्ययन हो सकता है, वो आपके आसपास के चीज़ों का अध्ययन हो सकता है, आपके किए हुए चीज़ों का अध्ययन हो सकता है, आपके बोले हुए चीज़ों का अध्ययन हो सकता है, आपके कर्म कांड का अध्ययन हो सकता है। अध्ययन का मतलब होता है गहरी चिंतन करना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक अध्ययन। आध्यात्मिक का मतलब है अध्ययन करना, गहरा अध्ययन करना, राइट। आध्यात्मिक का मतलब अब ये मत ले लीजिएगा कि किसी धर्म को मान लेना, किसी धर्म में विलीन होकर बाकी काम को छोड़ देना, कभी नहीं। कोई भी धर्म, कोई भी संस्कार, कोई भी धर्म का संस्कार ये नहीं संस्कृत आपको संस्कार देता है जब आप सारे काम को छोड़कर किसी एक चीज़ के पीछे भागो, नहीं। आप सब कुछ को कर कर उसको धारण करो, उसको कहते हैं अध्ययन करना, ठीक है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, धारण का मतलब होता है किसी ऐसे चीज़ को धारण कीजिए जिससे आपका विकास हो, समाज का, परिवार का, देश का, विश्व का विकास हो, राइट क्लास। तो सर्वांगीण का मतलब होता है सर्वांगीण का विकास होना, यानी कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। इज हिंदी इज द शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। अब आप ये सोचिए, अध्ययन यदि नहीं कर पाएंगे तो आप कहाँ से आपका इंटेलेक्चुअल पावर यानी कि संज्ञानात्मक विकास कहाँ से हो पाएगा, कहाँ से आप कहीं कोई चीज़ का अप्लाई कर पाएंगे, ना सोच पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। यदि आपका शारीरिक हालत सही नहीं है, फिजिकल कंडीशन सही नहीं है, तो मेंटल हेल्थ यदि कितना भी अच्छा रहेगा, मेंटल कंडीशन कितना भी सोच सही रहेगा, तो शरीर से भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर यदि कितना भी अच्छा रहेगा तो मेंटल हेल्थ यदि सही नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, आप मानसिक तरफ से बीमार हो, गलत किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, यदि गलत आप कोई भी पर्सनल आप शो कर रहे हो तो आप गलत ही तो हो। तो इसका मतलब मानसिक तरीके से आप बीमार है। तो मानसिक यदि बीमार है तो शारीरिक विकास होना सही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। शारीरिक यदि आप बीमार है, मानसिक सही नहीं है, तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होना जरूरी है। जब शारीरिक और मानसिक विकास हो जाएगा, सही है आप पूरी तरीक़े से, तो आपको कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास जरूर होगा, चिंतन शक्ति आपका अच्छा होगा, तो आप सब कुछ सही कर पाएंगे, सही डायरेक्शन दे पाएंगे, सही गोल अचीव कर पाएंगे, किसी को मदद कर पाएंगे, किसी को सलाह दे पाएंगे, खुद को भी सलाह दे पाएंगे, और अध्ययन तभी कर पाएंगे जब आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। ओके क्लास, मेरे ख्याल से बहुत ही कम टॉपिक में भी बहुत अच्छा डिस्कशन आज रहा। तो आज जो भी कुछ पढ़ाया गया है, डिस्कशन किया गया, इसको फिर से रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे वीडियो के थ्रू सुनने के बाद, और फिर आप गहरा मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि आपका व्यक्तित्व का कौन सा पार्ट का विकास नहीं हुआ है, राइट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू टेक केयर अबाउट योर